हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम कंपनीज एक्ट का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रीलिमिनरी, ये स्टार्ट करेंगे। तो हम इसके अंदर जानेंगे कंपनी किस तरह की होती है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी की मीनिंग क्या होती है, और इसकी डेफिनेशन लिखी पड़ी है सेक्शन 220 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो देखिए, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। ये जो मीन्स है इसका मतलब है जो लिख दिया गया है वही सिर्फ। एक होता है मीन्स और एक होता है इंक्लूड। मीन्स का मतलब है कि सिर्फ इन्हीं दोनों के अलावा कोई भी कंपनी इस कंपनी की नहीं कहलाएगी, और इंक्लूड का मतलब होता है कि और भी थिंग्स इंक्लूड होंगी इसके अंदर। जबकि कंपनी मीन्स है तो मतलब सिर्फ यही दो कंपनी जो है कंपनी कहलाएंगी। तो आइए, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, मतलब दिस एक्ट का मतलब होता है कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं। अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, मतलब क्या है कि कोई कंपनी अगर मान लो अगर 2013 एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो रही है तो वो तो कंपनी कहलाएगी। क्या कोई ऐसी भी कंपनी होंगी जो बहुत पहले से चल रही हो, क्योंकि 2013 में ये एक्ट आया था, मतलब और इससे पहले भी तो कंपनीज होंगी जो रन कर रही थी। क्या वो अब कंपनीज नहीं रहेंगी। इसीलिए इसके अंदर एक बात कही गई कि अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, मतलब कोई भी प्रीवियस कंपनी लॉ, जैसे 1956 के अंदर कोई भी कंपनी अगर रजिस्टर्ड हुई है तो वो भी कंपनी कहलाएगी। ठीक है। और कंपनी जो होती है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होती है, मतलब यहाँ पे खूब सारे पर्सन्स होते हैं, एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। मतलब वो खूब सारे पर्सन मिलके एक कॉमन गोल होता है उनका, और उसके लिए वो वर्क कर रहे होते हैं। अब बात आती है कि हर एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक कंपनी कहलाएगी, तो ऐसा नहीं है कि हर एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज़ नॉट अ कंपनी। ठीक है, सिर्फ कंपनी वो कहलाएगी जो रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। मीन्स का मतलब ही यही था कि जो ये दोनों चीज़ों को फुलफ़िल करेगी वही कंपनी कहलाएगी। जबकि कंपनी के और फीचर्स होते हैं, और उसमें से एक फीचर होता है कि कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंपनी क्या होती है, एक एसोसिएशन होती है पर्सनस की। उसके अंदर देखिए, एवरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज़ नॉट अ कंपनी, मतलब जितने भी हमारे एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होते हैं वो कंपनी नहीं होती। जैसे कि हमारी कॉर्पोरेट सोसाइटीज़, उसके अंदर भी 5-6 लोग या 7 लोग या 10 से 12 लोग मिलकर काम करते हैं, लेकिन वो कंपनी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि वो इस रजिस्टर्ड नहीं होती इस एक्ट के अंदर, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, कंपनी नहीं बोलेंगे, वो इसीलिए कॉर्पोरेट सोसाइटी होती है। Only such association of persons shall be a company which is registered under this Companies Act 2013 or any other previous act। सिर्फ कंपनी वो कहलाएगी जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो या किसी भी एनी प्रीवियस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो, कंपनीज एक्ट के अंदर, यानी 1956 और एनी प्रीवियस लॉ, उससे भी अगर कोई पीछे है तो वो। अब बात आती है कंपनी के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जिसका नाम होता है बीओडी और मेंबर्स। यानी बीओडी होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी को रन करते हैं। ठीक है, ये पूरा मैनेजमेंट का काम देखते हैं, ये कंपनी को चलाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है रन बाय द प्रोफेशनल्स पीपल। ये जो प्रोफेशनल्स पीपल होते हैं ये कहलाते हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, और मिनिमम, मैक्सिमम और टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होती हैं हम आगे देखेंगे, तो उसके अंदर हम ये चीज़ें जानेंगे। दूसरा होता है मेंबर्स। कंपनी के अंदर मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं हु इन्वेस्ट द फंड्स इन द कंपनी, यानी जो पैसा लगाते हैं कंपनी के अंदर वो क्या कहलाते हैं, हमारे मेंबर्स। तो अगर हम देखें तो इसको हम शेयर होल्डर्स भी तो कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स ही हमारे जो होते हैं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और वही हमारे क्या कहलाते हैं यहाँ पे, मेंबर्स। अब आइए, अब देखिए कंपनी के अगर फीचर्स की बात करी जाए तो कंपनी के क्या क्या फीचर्स हैं। तो कंपनी का सबसे पहला फीचर्स ये है कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, मतलब ये पर्सन्स की तो एसोसिएशन है ही, साथ में ये इनकॉर्पोरेटेड है, यानी रजिस्टर्ड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब ही क्या होता है, रजिस्टर्ड। और हमने अभी देखा था कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस एक्ट, मतलब जो कंपनी होती है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए 2013 के एक्ट में या एनी प्रीवियस एक्ट में। तो इसीलिए क्या कहलाती है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन इज फॉर्म एंड रजिस्टर्ड बाय द कंप्लाइनिंग विद द प्रिस्क्राइब फॉर्मेलिटीज अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंदर
हमें कुछ फॉर्मेलिटी होती हैं जो फुलफ़िल करनी पड़ती है एक कंपनी बनाने के लिए। तो आप सारी अगर उस फॉर्मेलिटीज़ को फुलफ़िल कर देते हो तो आप क्या कहलाओगे, एक इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन और एक कंपनी। और कंपनी जो होती है वो होती है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन होता है बॉर्न बाय द लॉ। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब होता है एक पर्सन है जो बॉर्न हुआ है बाय द लॉ, इसलिए कहा जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। अब देखिए, अ कंपनी एग्जिस्ट ओनली इन द कंप्लीशन ऑफ लॉ। कंपनी जब ही बनेगी जब वो लॉ को कंप्लीट करेगी, मतलब जो भी इसका प्रोसेस है अगर उसको वो फुलफिल कर देगी तभी वो कंपनी कहलाएगी। अ कंपनी कैन नॉट फॉल इल और डाई और बी डिक्लेयर्ड एन इंसॉल्वेंट। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी के पास हर तरह के राइट होते हैं, मतलब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है कंपनी कर सकती है, और कंपनी किसी के ऊपर शू कर सकती है, मतलब कंपनी को अगर किसी के ऊपर केस करना है तो कंपनी के पास वो भी राइट्स होता है। बट कंपनी को कभी भी वो फॉल नहीं होती, मतलब गिरती नहीं है, आप उसे बीमार नहीं होती वो, और कभी मरती भी नहीं है, और डिक्लेयर एज इंसॉल्वेंट। और कंपनी को आप कभी भी डिक्लेयर नहीं कर सकते एज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है वो जो अपने डेट्स को पे करने लायक ना रहे, ठीक है। और बात आती है थर्ड फीचर्स है कंपनी का, वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। हर कंपनी के पास क्या होती है, अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इट्स मेंबर। मतलब कंपनी के मेंबर्स और कंपनी दोनों अलग पर्सन्स हैं। यानी कि अगर एक कंपनी है और दूसरा मेंबर्स हैं, वो दोनों के दोनों क्या हैं, अलग पर्सन्स हैं। अ कंपनी इज़ अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, है ना। और कंपनी के पास क्या होता है, खुद का नाम होता है, खुद के राइट्स होते हैं, और उसकी खुद की लाइबिलिटीज़ भी होती हैं इवन, ठीक है। कंपनी इट्स ओन नेम हैज़ राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ इट्स ओन, मतलब उसके खुद के नाम पे क्या होती है, राइट्स भी होते हैं, और खुद के नाम पे क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ भी होती हैं। इस सेपरेट लीगल एंटिटी के पीछे एक बहुत फेमस केस है जिसका नाम है सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी एंड लिमिटेड। इसके अंदर क्या थे, इसके अंदर एक पर्सन थे जिनका नाम था सोलोमन और एंड 6 मेंबर्स, मतलब इनके 6 फैमिली मेंबर्स थे, और इन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा गया सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। सोलोमन जो थे वो एक बूट मैन्युफैक्चरर थे। इन्होंने क्या करा, एक कंपनी क्रिएट करी, है ना, और इन्होंने सारी अपनी कंपनी में बूट मैन्युफैक्चरिंग करते थे और सारी की सारी अपनी इनकॉर्पोरेटेड करी कंपनी। इसका नाम रखा गया सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड फॉर दी टेकिंग ओवर इट्स बिजनेस। मतलब इन्होंने जो पर्पस था कि इनकी जो बूट मैन्युफैक्चरिंग थी उसको ये कंपनी क्या कर ले, टेक ओवर कर ले। और टेक ओवर हुआ भी, इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी क्या कर दी, इस कंपनी के नाम पे ट्रांसफ़र करी। और जो ट्रांसफ़र करी कुछ इस तरह से थी, जो टोटल कंसिडरेशन था वो था $39 का, यानी $39 का, ठीक है। और जो उसमें से कैश पेड हुआ था वो था $9,000 का, सिर्फ और सिर्फ $9,000 का कैश पेड हुआ था। और उन्होंने फुल्ली पेड अप शेयर्स इशू करे थे खुद को, यानी सोलोमन ने अपने आप को ही शेयर्स इशू कर लिए थे, और वो थे $20 के, जो कि थे $20 के। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह से देख लीजिए आप, ये देखिए, मिस्टर सोलोमन वॉज कैरिंग ऑन द बिजनेसेस ऑफ बूट मैन्युफैक्चरिंग। वो बूट मैन्युफैक्चरिंग के एज ए सोल प्रोप्राइटर, मतलब वो अकेले इंसान थे जब बूट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। ही इज इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी नेम सोलोमन कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ टेक ऑन ओवर हिज दिस बिजनेस। मतलब वो अपने बिजनेस को ही टेक ओवर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या करी, कंपनी बनाई। और उस कंपनी बनाने के बाद उन्होंने पेमेंट यानी कंसिडरेशन जो दी थी कंपनी को, वो कुछ इस तरह से थी। टोटल कंसिडरेशन था $39 का, जिसमें से कैश पेड हुआ था $9 और बाकी फुल्ली पेड अप ₹1 ईच शेयर इशू करे गए थे सोलोमन को। मतलब खुद को ही उन्होंने शेयर जो इशू करे थे वो थे $20,000 के, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने सिक्योर्ड डिबेंचर्स भी खुद को इशू करे थे, जो कि थे $10,000 के। मतलब जो उन्होंने खुद को क्या क्या चीज़ें इशू कर दी थी, एक तो ₹1 के शेयर इशू करे थे, टोटल कितने के, 20,000 के, और सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू करे थे कितने के, $10,000 के, ठीक है। और उसकी फैमिली के 6 मेंबर्स थे, वो कंपनी के मेंबर बने और उनको मिला था एक शेयर्स, ठीक है। और उसके बाद जो मिस्टर सोलोमन थे वो कंपनी के क्या बने,
एमडी भी बने। सोलोमन वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द सोलोमन कंपनी एंड लिमिटेड, मतलब उसी कंपनी के क्या बन गए, एमडी बन गए, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। आगे चलते चलते क्या हुआ, धीरे धीरे कंपनी को क्या हुआ, एक बोरोड करा था उन्होंने क्रेडिटर से किसी 7,000 का लोन, $7,000 का उन्होंने क्या करा, बोरोड फ्रॉम द क्रेडिटर टू द एक्सटेंड ऑफ $7,000 ड्यू टू ट्रेड डिस्पर्सन। मतलब क्या हुआ, काम काज के अंदर कमी के कारण, मतलब क्या हुआ कि हमारा काम सही से नहीं चल रहा था, उस टाइम ट्रेड डिस्पर्सन था, तो द कंपनी रैन इनटू अ फाइनेंशियल डिफिकल्ट्स, मतलब उस कंपनी के पास अब पैसों की दिक्कत होने लगी थी, एंड इवेंचुअली इवन वेंट टू इनटू लिक्विडेशन। अब थोड़े दिन बाद क्या हुआ, वो कंपनी किस में चली गई, लिक्विडेशन में भी चली गई, मतलब कंपनी क्या हो गई, बंद होने की कगार पे आ गई थी। अब जब बंद होने लगी तो जो इसका क्रेडिटर था उसने बोला कि ये पैसे मुझे दो, मतलब ये $7,000 दे दो, बट कंपनी के पास एक सिक्योर्ड लोन था पहले से ही, जो कि था 9,000 सिक्योर डिबेंचर्स था इशूड टू सोलोमन 10,000। अब ये जो मतलब जो क्रेडिटर था उसने बोला कि वन मैन कैन नॉट ओ मनी टू हिमसेल्फ, मतलब एक बंदा खुद के पैसे ही उधार नहीं ले सकता, मतलब ये क्रेडिटर मानता था कि एक बंदा खुद के ही उधार पैसे नहीं ले सकता था। इसका मतलब था कि ये जो सोलोमन है ये अपनी ही कंपनी से क्या कर रहा है, उधार ले रहा है 10,000 रुपये, तो ये कह रहा क्रेडिटर की ये वैल्यू नहीं है। लेकिन जब ये कोर्ट ने डिसीजन दिया इस पर, मतलब ये केस कोर्ट में गया और कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये एक कंपनी के पास अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और कंपनी अपने मेंबर से अलग होती है, इसीलिए कॉन्सेप्ट आया था जिसका नाम था सेपरेट लीगल एंटिटी। और इसके अंदर क्या हुआ फिर कि ये जो 7,000 रुपये का बोरोड लोन था कंपनी को नहीं देना पड़ा, क्योंकि कंपनी के पास टोटली कितने $6 ही रेस्ट कर पाई थी कंपनी अपने उससे, है ना, कहीं नहीं लिखा है, ओके, तो $6 ये रहा, दी एसेट्स रियलाइज्ड ओनली $6,000, मतलब कंपनी के पास टोटल कितना था, $6,000 ही रेज हुआ था जब लिक्विडेशन में गई। लेकिन उसके बाद क्या था कि कंपनी को 7,000 के तो ये लोन देने थे, लेकिन उससे पहले कंपनी को हमेशा क्या होते हैं, सिक्योर डिबेंचर्स को पे आउट करना पड़ता है। जब भी आप लिक्विडेशन में जाओगे तो कंपनी को पहले सिक्योर्ड पे करने पड़ते हैं, फिर जाके अदर डिबेंचर मतलब अदर क्रेडिटर्स या लाइबिलिटीज़ को पे करना होता है। इस केस में कोर्ट ने कहा कि इस 7,000 क्रेडिटर के जो $7,000 थे ये सोलोमन को देने की ज़रूरत नहीं थी, और यही केस निकल के आया था सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का। एक पर्सन जब होता है वो मेंबर भी, जब वो मेंबर होता है, यानी सोलोमन जो था कंपनी का मेंबर भी था एज वेल एज एमडी भी है, तो एक जो पर्सन है वो कंपनी का मेंबर भी हो सकता है एक ही टाइम पे, डायरेक्टर भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है, एंड द क्रिएटर ऑफ द कंपनी एट द सेम टाइम, मतलब वो कंपनी का क्रिएटर भी हो सकता है। इस केस लॉ में ये बात हुई थी। अब कंपनी जो होती है वो कोई एजेंट नहीं होती है किसी भी मेंबर और डायरेक्टर की, इसीलिए कंपनी के पास क्या होता है, इट हैज़ इट्स ओन राइट्स, कंपनी के पास क्या होता है, अपने खुद के राइट्स होते हैं। और देखिए, और कंपनी क्या होती है, एजेंट नहीं होती किसी की भी, और कंपनी के पास ना परपेचुअल सक्सेशन होता है। मतलब क्या होता है, कोई भी मेंबर आए जाए, जिंदा रहे मर जाए, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी फॉरएवर चलती रहेगी, और कंपनी नेवर डाइज, मतलब कंपनी कभी भी ख़त्म नहीं होती है या मरती नहीं है। देखिए, मेंबर में कम एंड गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर, अ कंपनी नेवर डाइज, कंपनी कभी भी मरती नहीं है। अगर बात करी जाए कंपनी के अंदर मेंबर्स की जो होती है वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बट कंपनी में कभी कभार अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है। जैसे हमें पता है हमारी लाइबिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है लिमिटेड और दूसरी होती है अनलिमिटेड। तो अगर हम बात करें लिमिटेड के अंदर, मतलब लिमिटेड का क्या होता है, जितना हम बोलेंगे एक एक्सटेंड होता है, इतने तक ही हमें देना है। और अनलिमिटेड के अंदर क्या होता है, जब तक हम पूरी चीज़ें कंपनी की, जब तक डेट्स ना पे कर दें तब तक हम लायबल रहते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए लिमिटेड बाय शेयर्स की, तो लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब होता है जितना अमाउंट अनपेड रह गया है और हेल्ड बाय द मेंबर्स है तो उतने ही तक ही मेंबर लायबल होता है। जैसे मान लीजिए मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने एक्स लिमिटेड के 10,000 शेयर्स लिए थे एट रेट 10 रुपीज़ ईच, मतलब 10 रुपये का एक शेयर था, और इसमें से पेडअप जो था वो था 7 रुपये पेडअप, 7 रुपये पेडअप। तो अब कितना पेडअप अनपेड रह गया है, 3 रुपये जो है वो है अनपेड। तो मतलब जो लिमिटेड बाय शेयर्स है वो कहाँ तक की लाइबिलिटी एक्सटेंड रहेगी, ओनली 3 रुपये, यानी जितना अनपेड अमाउंट है
उतने तक का ही वो मेंबर लायबल रहेगा। अगर बात करी जाए लिमिटेड बाय गारंटी, अगर लिमिटेड बाय गारंटी का तो जितना मेंबर ने गारंटी दी है, जैसे मान लो इसी मिस्टर ए ने ही एक्स लिमिटेड के शेयर्स ले रखे थे 10,000 शेयर्स और गारंटी दे रखी थी 10 ईच तक, ठीक है, मतलब गारंटी दे रखी थी उसने कि 10 रुपये तक तो वो देगा ही देगा। अब उसके 7 रुपये पेडअप थे और 3 रुपये अनपेडअप थे, सॉरी 10 नहीं 12 मान लीजिए। उसने गारंटी कितनी दे रखी थी 12 ईच तक, तो 3 रुपये तक तो वो वैसे ही लायबल था, है ना, मतलब जितना अनपेड था उतने के लिए तो वो लायबल रहेगा ही रहेगा, लेकिन 2 रुपये एक्स्ट्रा के लिए भी वो लायबल हो जाएगा। अब क्यों? क्योंकि उसने क्या दी थी, कंपनी को एक गारंटी दे रखी थी कि मैं इतने तक पेमेंट करूँगा। तो यानी देखा जाए तो वो 10,000 इंटू 12 यानी 1,20,000 के लिए वो क्या हो गया, लायबल रहेगा, ठीक है। और देखिए अगर बात करी जाए अनलिमिटेड लायबिलिटी की, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि जब तक हमारे अनटिल ऑल द डेट्स ऑफ द कंपनी पे आर पेड इन फुल, मतलब जब तक कंपनी के पूरे डेट्स पे नहीं होते तब तक क्या रहेंगे हम, लायबल रहेगा एवरी मेंबर। मान लीजिए एक कंपनी थी जो इंसॉल्वेंट, कंपनी जो थी वो लिक्विडेशन में गई, मतलब कंपनी क्या होने आई, अब बंद होने आई, तो उस कंपनी के अंदर टोटल एसेट्स रियलाइज्ड हुए थे 60 के और उनके टोटल डेट्स थे 1 लाख के, तो मतलब अभी भी 40,000 का गैप था। तो जो 40,000 है वो सारे के सारे मेंबर मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये कंपनी के अंदर क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। और कंपनी के पास अपनी एक कॉमन सील होती है, कंपनी के पास अपनी एक कॉमन सील होती है। कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी का एक सिग्नेचर, ठीक है, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। आप लोग कभी भी कोई भी चीज़ देखो तो उस पर कंपनी का स्टैंप लगी होती है, स्टैंप ही क्या कहलाता है, हमारा कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर, और उसी का नाम होता है कॉमन सील। हर कंपनी के पास ये होना चाहिए, लेकिन जब से ये एक्ट 2013 आया इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आई और ये कहा गया कि अब कंपनी में भी ऑप्शनल, कंपनी के पास ऑप्शन है, चाहे तो वो अपनी कॉमन सील को रखे या नहीं रखे। अगर कॉमन सील नहीं है तो कंपनी के अंदर एक CS का साइन और एक किसी भी डायरेक्टर का साइन वैल्यूबल होता है कॉमन सील की जगह, ठीक है। अगर नहीं है तो, अदरवाइज कॉमन सील है तो किसी भी कॉमन सील मार दीजिए आप, मतलब कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर खुद का है, अगर नहीं है तो एक CS और एक किसी भी डायरेक्टर का। अब देखिए अब आता है लिफ्टिंग ऑफ प्राइसिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, मतलब अब क्या होता है लिफ्टिंग करना कॉर्पोरेट व्हील। अब पहली बात आती है व्हाट इज मीन बाय कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट व्हील होता क्या है? कॉर्पोरेट व्हील एक तरह का पर्दा है जो बेसिकली मेंबर्स और कंपनी के बीच लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, कंपनी का सेपरेट है फ्रॉम इट्स मेंबर, ठीक है। जो लिफ्टिंग है कॉर्पोरेट वैली का ही मतलब क्या होता है, एक पर्दा है बेसिकली, जिसके अंदर ये है कि मेंबर्स और कंपनी दोनों अलग है। तो मतलब क्या है, मेंबर्स कंपनी के पीछे हैं और उसके सामने एक पर्दा लगा दिया है कि यही सब कुछ है, ठीक है। तो देखिए इफेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, इसका इफेक्ट क्या होता है, तो इसका इफेक्ट ये होता है कि इस केसेस में सिर्फ और सिर्फ कंपनी लायबल होती है। अगर मान लो कल को आप लोग किसी के भी ऊपर केस करेंगे, जैसे मान लीजिए रिलायंस जो है मुकेश अंबानी की है, तो अगर आपको कल को केस करना है तो आप रिलायंस पे करेंगे, ना कि मुकेश अंबानी को जाके पर्सनली लायबल कर देंगे, है ना। और यही चीज़ क्या कहलाती है, हमारी कॉर्पोरेट वैली, ठीक है। और इसी केस में क्या होता है, ओनली अ कंपनी इज लायबल, सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी ही लायबल होती है, ठीक है। अब बात आती है मीनिंग ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वैली, मतलब अब क्या करेंगे, लिफ्टिंग मतलब उठाना, एक उस पर्दे को उठाना। जब हम उस पर्दे को उठाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो देखिए अब इसका मतलब क्या होता है, इग्नोर द सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी, मतलब अब हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को, ठीक है। और लुकिंग बिहाइंड द कैन बी हैंड बी लायबल, अब हम उसके पीछे देखते हैं, उस पर्दे के हम पीछे देखते हैं कौन कौन पर्सन है जिनको हम लायबल ठहरा सकते हैं। वो मेंबर्स हो सकते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं या एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। और इस केस में आप कभी भी कंपनी को लायबल नहीं करते, मतलब उस डेट्स के लिए कंपनी लायबल नहीं है। अगर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील हो रहा है तो उस डेट्स के लिए लायबल कौन होगा, मेंबर हो सकता है, डायरेक्टर्स होता है, या कोई भी एम्प्लॉयज़ हो सकता है। और ये फ्रॉड से बचाने के लिए कंपनी को करना पड़ता है। मान लीजिए कोई कंपनी बनाई गई और वो कंपनी लगातार ऐसे काम कर रही थी कंपनी के नाम पे, जिससे वो लगातार डेट्स बढ़ा रही थी फॉर द पर्सनल बेनिफिट्स, मतलब उसके जो मेंबर्स थे, डायरेक्टर्स थे, वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए लगातार कंपनी को आगे रख के, यानी कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट उठा के
लगातार वो कंपनी को डेट्स में डाल के और अपना पर्सनल प्रॉफिट बढ़ा रहे थे। तो इस केस में क्या करा जाता है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, मतलब अब क्या करेंगे, उस पर्दे को उठाएंगे और हम ये देखेंगे कि उसके पीछे कौन कौन लाइबल था जिसकी वजह से लगातार कंपनी के ऊपर डेट बढ़ा, और उनको पर्सनली लाइबल करेंगे। उनके एक्ट्स के लिए कंपनी कभी भी लाइबल नहीं होगी, ठीक है। और मतलब लिफ्टिंग ऑफ परमिशन, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील ऐसा नहीं है कि हर केसेस में आप कर सकते हो, कुछ केसेस हैं उन्हीं में होता है। ये तो या तो परमिट बाय द लॉ होगा, लॉ बोलेगा कि आपको इन केसेस में आपको ये चीज़ें करनी है तो होगा, ठीक है, या कोर्ट के डिसीजन से होगा। अब कोर्ट का जो डिसीजन है, कोर्ट का डिसीजन है वो कब कब आ सकता है। पहला है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ये केस है, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। पहला केस है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, मतलब इसके लिए जब भी हम प्रोटेक्शन करने की कोशिश करेंगे अपने रेवेन्यू की, तो उस केस में क्या होता है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट वेल। अभी देखो इसमें क्या हुआ था, एक केस था जो सर ध्यानचंद मुखर्जी प्रेसिडेंट थी। अब देखो इन्होंने क्या करा था, ये जो थे एसएससी, ये रिसीव करते थे बहुत ही बड़े अमाउंट में डिविडेंड और इंटरेस्ट फ्रॉम सर्टेन इन्वेस्टमेंट। कोई इन्वेस्टमेंट थी, वो जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उससे इन्हें क्या मिलता था, बहुत मोटे अमाउंट में डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलता था। और इन्होंने 4 प्राइवेट कंपनी बना रखी थी और वो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट्स उसी प्राइवेट कंपनी की थी। मतलब इन्होंने क्या कर रखा था, जिस कंपनी से इन्हें इन्वेस्टमेंट के डिविडेंड और इंटरेस्ट मिल रहा था, वो चारों की चारों कंपनी ही इन्हीं की थी, ठीक है। अब ये जो कंपनी थी, ये जितना भी मतलब डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव कर रहे थे, वो इनकम टैक्स के एग्जेम्प्ट लिमिट में था, मतलब वो 10 लाख से कम का था, तो इसलिए वो सारे के सारे पैसे क्या हो रहे थे, एग्जेम्प्ट हो रहे थे। अब देखिए, और ना वो जो चारों कंपनी थी, उन चारों कंपनी के इस इन्वेस्टमेंट्स के अलावा कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी। मतलब इन सर ने या एसएससी ने जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी उस कंपनी में, सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट्स थी और कंपनी के पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। अब देखिए कंपनी को क्या होता था, जितना भी कंपनी के ऊपर लोन लिया जाता था, उन 4 कंपनी ने इनसे लोन लिया और वो लोन कभी भी रीपे नहीं हुआ है, वो लोन कभी भी रीपे नहीं होता था। इस केसेस में कोर्ट ने ये देखा कि जो प्राइवेट कंपनी है, ये चारों की चारी इन एसएससी की है और ये कर रहे थे एविडेंस ऑफ टैक्सेस, मतलब टैक्स को बचाने के लिए इन्होंने 4 कंपनी को बनाया। और उस केस में इनकम अनकरी और प्राइवेट कंपनी से ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ द एसएससी। मतलब क्या हुआ, अब ये जितना भी इनकम कमा रहे थे उस 4 कंपनी से, मतलब डिविडेंड के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, वो चारों की चारों इनकम क्या कर दी, इनकी इनकम मान ली गई और इन्हें लायबल कर दिया गया। तो इसे कहा जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। और ये कब होगा, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू को बचाने के चक्कर में जो करा जाता है, ठीक है। दूसरा होता है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट। अब क्या होता है, ये अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे कंपनी को आप फ्रॉड कर रहे हैं कंपनी के साथ, तो उस केस में होता है। देखिए इसका एक केस था, ग्लिफफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्नी। एक एम्प्लॉय था जिसका नाम था हॉर्नी। उसने एक कॉन्ट्रैक्ट करा था एम्प्लॉयर से कि वो आसपास, मतलब जब भी वो जॉब छोड़ेगा तो आसपास कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा या उसके कस्टमर को मतलब उसके कस्टमर्स को उनसे छीनेगा नहीं, है ना। तो उस केस में क्या होता, आफ्टर लिविंग द जॉब, मतलब जब उसने जॉब छोड़ी और इनकॉर्पोरेट करी एक कंपनी अपनी वाइफ के साथ, है ना, और एक अदर पर्सन था उसके साथ, और वही 3 मतलब मेंबर थे, एक वो और एक उसकी वाइफ और एक अदर पर्सन, वो तीनों उस कंपनी के अंदर मेंबर थे। और उन्होंने स्टार्ट कर दिया, मतलब उन्होंने स्टार्ट करा उस कंपनी के लगातार कस्टमर्स को अपनी तरफ छीनना, मतलब वहाँ से कस्टमर्स को अपनी तरफ करना। और ये क्या था, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। मतलब ये कंपनी बनाई ही किस लिए गई थी, फ्रॉड के मकसद से, कि हम उसके सारे कस्टमर्स को छीनेंगे। पहले उन्होंने क्या कर लिया था, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि हम आपके कस्टमर्स को नहीं लेंगे या इतने हिस्से में आपका बिजनेस को नहीं छुएंगे। और उन्होंने बाद में क्या करा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी करा साथ में। अब कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट ने जब ये कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने बोला कि ये परमिशेबल नहीं है, आप ये गलत कर रहे हैं, कंपनी का नाम रख के आप ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। तो इसलिए इस केस में क्या करा गया था, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, और उनको पर्सनली लायबल करा गया था, ठीक है। तीसरा चीज़ होता है वेदर एन एनिमी कंपनी। अब कोई एनिमी कंपनी होती है तो उस केस में भी होता है। ये केस था डालिमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कंटिनेंटल टायर रबड़ कंपनी लिमिटेड। ये एक केस था, केस लॉ था जो बहुत फेमस हुआ था। इसमें क्या हुआ था, एक कंपनी थी जो बनी थी इंग्लैंड में फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग टायर्स मेड बाय द जर्मन कंपनी।
मतलब इसके अंदर क्या था, एक इंग्लैंड की कंपनी बनी थी इंग्लैंड में, ठीक है, और वो जर्मन कंपनी के टायर बेचती थी, ठीक है, और पूरी की पूरी कंपनी में जितने भी जर्मन कंपनी का शेयर था वो सारा का सारा हेल्ड कर लिया गया था बाय इंग्लैंड कंपनी का जितना भी शेयर था, सॉरी, वो जर्मन कंपनी ने पूरा का पूरा हेल्ड कर लिया था, ठीक है। मतलब पूरी वो, और जितने भी डायरेक्टर्स थे वो सारे के सारे उसके अंदर जर्मन रेजिडेंट थे, मतलब पूरी कंपनी जर्मन हो चुकी थी, क्योंकि सारे शेयर्स और सारे के सारे उसके अंदर जितने भी डायरेक्टर थे वो सारे के सारे कहाँ के थे, जर्मन के थे। अब इस केस में हुआ क्या, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो इंग्लिश कंपनी कमीशन इंडेक्स, अब देखो इंग्लिश कंपनी ने एक ऐसी चीज करी, मतलब क्या बोला कि एक्शन लिया टू रिकवर अ ट्रेड डेट फ्रॉम अदर इंग्लिश कंपनी। अब उन्होंने क्या करा कि बोला भैया इंग्लैंड में कंपनी है, उससे अपने पर्सनली डेट को रिकवर करने के लिए, मतलब वो हमारी एनिमी हो चुकी थी क्योंकि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उसके बाद उन्होंने क्या करा कि बोला भैया लाओ आप हमारे डेट को पे करो। तो इस केस में क्या हुआ, अब देखो ये माना जाएगा कि हमारी कंपनी के ऊपर अनलिमिटेड कंट्रोल किसका था। देखिए वो कंपनी इंग्लैंड में फॉर्मेट हुई, बट उसके अंदर सारे डायरेक्टर्स और सारे के सारे क्या थे, जर्मनी के थे, मतलब शेयर होल्डर्स भी पूरे जर्मनी के, उसके अंदर सारे के सारे डायरेक्टर्स भी जर्मनी के। तो इस केस में माना गया कि ये जो कंपनी है ये एनिमी है हमारी, क्योंकि उनसे वॉर हो चुकी थी हमारी। तो इस केस में उन्होंने ये बोला कि इसमें हम लिफ्टिंग और कॉर्पोरेट व्हील करेंगे और ये देखेंगे इसके पीछे है कौन असली में, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए, लाइक करिए और सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड, और इस नोट्स की जो आपको प्रिंट फोटोकॉपी चाहिए या मतलब नोट्स चाहिए अगर आपको, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, उससे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए।